हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारी एक तो एमसीक्यू सीरीज चल रही है और दूसरी अपनी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो स्केलेटन सिस्टम चल रहा है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम चल रहा है और इसके क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर ये जो स्केलेटन सिस्टम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और इसकी थ्योरी की क्लासेज हैं वो भी आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आज का जो अपना टॉपिक है वो जॉइंट्स है। जॉइंट्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं और भी आगे के टॉपिक्स जो हैं अपन देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। 106 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज अ वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। यानी कि कौन सा जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रकार का होता है। हिप का जॉइंट होता है, एल्बो का जॉइंट होता है, नी का जॉइंट होता है या फिर नन ऑफ दीस होता है। तो हमें पता है हिप का जो जॉइंट होता है वो किस प्रकार का होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का होता है। बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है कि सॉकेट जो है वो हमारे पेल्विस एरिया के अंदर बनता है, खांच बनती है, ग्रूव बनती है, और बॉल जो है वो हमारी फीमर की टॉप पे बनता है। यानी कि जो हेड होता है फीमर हड्डी का वो बॉल की शेप का होता है। तो बॉल उसके सॉकेट के अंदर फिट हो जाती है, जिससे कि जो हमारी लेग के लेग है वो चारों दिशाओं में घूम सकती है। लेग की जो बोन है वो चारों दिशाओं में घूम सकती है। देखिए, हिप की बात कर लें और शोल्डर के जॉइंट की बात कर लें, ये कैसे होते हैं, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट्स होते हैं। ये बॉल और सॉकेट जॉइंट्स प्रकार के होते हैं। इसका मतलब होता है इट्स पॉसिबल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि जब आप देखेंगे तो जब कोई सॉकेट में यदि बॉल पड़ी हुई है तो वो सारी दिशाओं में उसका मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। यानी कि फिर हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रकार का है। तो हमें पता है कौन सा है, हिप जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट प्रकार का है। आगे देखिए, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज हिप जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट्स। अभी हम ऊपर भी हमने ये उसकी डिस्क्रिप्शन में देखा था। तो शोल्डर का जो जॉइंट्स होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब होता है कब्जे प्रकार के या फिर संधि जॉइंट, जिस संधि जोड़ जिसे अपन हिंदी के अंदर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक साइड के ही खुल सकता है, अपोजिट साइड में ये नहीं जा सकता, उसे अपन हिंज जॉइंट कहते हैं। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सा है, देखिए रिस्ट का जॉइंट होता है, रेडियो जॉइंट होता है, शोल्डर का जॉइंट होता है या फिर एल्बो का जॉइंट होता है। तो राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है। हिंज का मतलब है एक तरफ ही खुलेगा, तो आप अपना हाथ देखिए, आप एक तरफ ही उसको मूव करा सकते हैं, दूसरी साइड आप इसे मूव नहीं करा सकते। आगे देखिए, नी और एल्बो के जो जॉइंट्स होते हैं वो हिंज जॉइंट प्रकार के होते हैं। यानी कि केवल उनका फ्लेक्सेशन करा सकते हैं और एक्सटेंशन ही करा सकते हैं, आगे अपन उसको और दूसरी डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन कॉन्वेक्स सरफेस फिट्स इनटू कॉन्केव सरफेस दिस इज कॉल्ड एज। यानी कि जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है वो कॉन्केव सरफेस के ऊपर फिट हो जाए तो इसे अपन क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, सैडल कहते हैं, हिंज कहते हैं या फिर इसे बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, हिंज कहा जाता है। देखिए, हिंज जॉइंट का हिंज जॉइंट के अंदर क्या होता है, जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है बोन की, वो दूसरे कॉन्वेक्स जो सरफेस होती है दूसरी बोन की, उसके ऊपर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। हिंज जॉइंट एल्बो का सॉरी हिंज जॉइंट अलाउ करता है ओनली फ्लक्सेशन और एक्सटेंशन। एग्जांपल की बात करें तो नी का जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है, एंकल का जॉइंट है और एटलेंटो ऑक्सीपिटल है और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सैडल है, हिंज है, बॉल एंड सॉकेट है और पाइवेट जॉइंट है। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सैडल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉइंट्स ऑफ स्कल आर नोन एज सचर जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो हमारे स्कल के अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, सुचर जॉइंट्स कहते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो सुचर जॉइंट्स उन्हें जॉइंट्स कहा जाता है। देखिए, अब अपन जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपके सारे जो जॉइंट्स के क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाएंगे। ये थ्योरी में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी चीज़ें। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर जॉइंट्स को कुछ 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। जिसमें पहला आता है फाइब्रेट जॉइंट्स, जिसे अपन कहते हैं सिनरेथ्रोसिस। ठीक है, देखिए, एन इमूवेबल जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन इन एन एडल्ट। एग्जाम्पल की बात करें सुचर, यानी कि स्कल की जो बोन्स होते हैं उनके बीच में इमूवेबल जॉइंट्स पाता जाते हैं कि इन जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, जिसमें आता है सुचर जॉइंट्स। दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनियस या फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जिसे अपन कहते हैं एम्फी आर्थरोसिस। यानी कि ये क्या होते हैं, दीज जॉइंट्स हैव पेड ऑफ कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स एंड लैक ऑफ साइनोवियल कैविटी। एग्जांपल आर सिम्फाइसिस प्यूबिस, जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रल बोन्स। यानी कि यहाँ पे बहुत कम मूवमेंट्स हमें देखने को मिलता है, स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। एग्जांपल की बात करें तो साइफाइसिस जो प्यूबिस होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, उसके जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा जो वर्टिबल बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। दूसरे होते हैं साइनोवियल या फिर फ्री मूवेबल जॉइंट्स, जिसे अपन डायरार्थोसिस कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स भी होते हैं जो फ्री मूव कर पाते हैं, जिसमें बात करें जॉइंट फॉर्मिंग बोन्स जो होती हैं जिनमें साइनोवियल कैविटी पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोएर्थ्रोसिस जॉइंट्स, यानी कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि साइनोएर्थ्रोसिस जॉइंट्स का है। तो साइनोएर्थ्रोसिस अभी हमने देखा था, ये जॉइंट्स किस प्रकार के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो इसमें यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो फाइब्रेट जॉइंट्स होते हैं स्कल सुचर के, वो कैसे होते हैं, इमूवेबल होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, साइनोएर्थ्रोसिस जॉइंट्स कहते हैं। अगला देखिए, एन इमूवेबल जॉइंट्स इज कॉल्ड, वही क्वेश्चन हमसे घुमा के दोबारा पूछ लिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीप फेसिया विच कवर्स थाइज इज कॉल्ड एज, फेसिया लाटा, डार्सो फेसिया, स्कैर्पा फेसिया या फिर कैम्पियर फेसिया। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, फेसिया का मतलब क्या होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग सपोर्टिंग एंड सेपरेटिंग मसल्स, जिसे अपन क्या कहते हैं, डीप फेसिया कहते हैं। और अदर सबसे सब क्यूटेनियस टिश्यू होते हैं जो कनेक्ट करते हैं द स्किन को टू द मसल से, जैसे अपन सुपरफिशियल फेसिया भी कहते हैं। फेशियल आटा जो है फीमर के फीमोरिस इज द वाइड फेसिया इंक्रीजिंग द हिप्स एंड द थाइज मसल्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, एंड ऑफ टू बोन्स इज कनेक्टेड बाय, यानी कि दो हड्डियों का जो एंड होता है वो आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होता है, मसल्स के द्वारा कनेक्ट होता है, लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है, या फिर टेंडन के द्वारा, या फिर कार्टिलेज के द्वारा। तो जो बोन्स को आपस में जोड़ता है उसे अपन क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बैंड और शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग द आर्टिकुलेटिंग बोन्स एट जॉइंट्स कॉल्ड लिगामेंट। ठीक है, एक बैंड है या फिर शीट है जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, ये क्या करता है, जॉइंट्स करता है, बोन को आपस में जॉइंट करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। अगली बात करें तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो सर्विंग फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू बोन, जिसे अपन क्या कहते हैं, टेंडन करते हैं। यानी कि यदि मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो आप ये देखेंगे BBL, यानी कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, और अगला जो आएगा हमारे सामने BMT, जिसका मतलब होता है बोन को मसल से कनेक्ट करता है कौन, टेंडन। ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट रूप में ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइब्रेट टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन कॉल्ड, वही क्वेश्चन फिर से हमसे पूछ लिया, तो BBL हमें याद रखना है, बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन फिर से है, लिगामेंट किसको ज्वाइन करता है, तो बोन से बोन को लिगामेंट ज्वाइन करता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग टेंडन, टेंडन क्या करते हैं, तो टेंडन क्या करते हैं, देखिए कनेक्ट बोन टू मसल, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन यूज टू असेस द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट इज, यानी कि यदि हमें हिप जॉइंट के एक्सटेंशन के लिए कौन सी पोजीशन असेस करनी है, तो हमें कौन सी पोजीशन देखनी होगी, तो हमें कौन सी देखनी होगी, सुपाइन पोजीशन रखनी होगी। देखिए हिप जॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है कैन बी असेस इनटू स्टैंडिंग एंड सुपाइन पोजीशन। अगला देखिए, for assessing range of joint movement the nurse will ask the patient to move away from the body evaluating the movement of, कौन सा मूवमेंट करवाएगी, फ्लेक्सेशन होगा, अबडक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, या फिर अडक्शन होगा। सही उत्तर की यहाँ पे हम यदि बात कर लें इसके की, तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा अबडक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। देखिए अबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिम्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड और आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द आईज एंड और लेटरल बेंडिंग ऑफ द हेड और ट्रंक, यानी कि हमारी जो मिड लाइन होती है उसके बिल्कुल बाहर की तरफ यदि किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है, लिम्स का जो मूवमेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अबडक्शन कहते हैं। अडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिम्ब और आई टुवर्ड्स द मिड प्लेन ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी जो मीडियन की प्लेन है बॉडी की उसकी तरफ यदि कोई मूवमेंट होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एडक्शन कहते हैं। फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग और डिक्रीज द एंगल बिटवीन द बोन्स फ्रॉम फॉर्मिंग अ जॉइंट, यानी कि जॉइंट से बोन का यदि फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, एंगल जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। और एक्सटेंशन का मतलब होता है कि मूवमेंट टूवर्ड अ स्ट्रेट पोजीशन अपोजिट ऑफ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन के अपोजिट होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। आगे देखें, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज़ समझिए कि मिड लाइन से अवे चल रहा है, यानी कि दूर जा रहा है, तो दूर जाने को क्या कह रहे थे, अभी हम अबडक्शन कह रहे थे, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़िए, बेंडिंग ऑफ हेड टुवर्ड्स चेस्ट, यानी कि हेड को चेस्ट के टुवर्ड बेंड करने के लिए उस पोजीशन को अपन क्या कहेंगे, फ्लक्चुएशन कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे, अबडक्शन कहेंगे, या फिर सुपीनिएशन कहेंगे। सही उत्तर की बात करें तो उस पर क्या कहेंगे, फ्लक्चुएशन कहेंगे। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट हमें दिखाना है किसमें, साइनोवियल फ्लूइड के रिगार्डिंग। देखिए नॉर्मल बिगर जॉइंट्स लाइक नी हैव अबाउट 50 ml ऑफ साइनोवियल फ्लूइड्स, इट डज नॉट कंटेन ग्लूकोज, इट्स प्रोटीन कंटेंट इज हायर देन ब्लड, इट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। तो यदि हम इसके ट्रू कंटेंट या स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये प्लाज्मा का क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। अब देखिए साइनोवियल फ्लोर आता कहाँ से, तो साइनोवियल जो फ्लोर होता है वो सीक्रेट होता है कोशिका के द्वारा, जो इसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो कोशिका होती है वो सीक्रेट करती है, जिससे अपन क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लोर कहते हैं। जॉइंट्स का जो फ्लोर होता है जिसे अपन साइनोवियल फ्लोर भी कहते हैं, ये एक अल्ट्रा फिल्टर निकलता है कहाँ से, प्लाज्मा से, और इसके अंदर कंटेन होता है क्या, हाइलोरोनिक एसिड, अबाउट 1/4 ऑफ टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इनटू ब्लड एंड ग्लूकोज लेवल इज इक्वल टू ब्लड, बाकी सारी चीज़ें इसमें ब्लड के इक्वल होती हैं। नी जॉइंट्स की बात करें तो लगभग 70 ml साइनोवियल फ्लोर उसके अंदर
पाया जाता है, जिससे कि हमारे जो मूवमेंट है वो आसानी से हो पाते हैं और जो रेजिस्टेंस बोन से बोन के मध्य होता है वो नहीं हो पाता साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। आगे बढ़ते हैं, देखिए हेटेरोपॉलीसैकेराइड दैट्स एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड शॉक अब्जॉर्बर इन द जॉइंट्स इज, तो हमें ये बताना है कौन सा है, हाइलुरोनिक एसिड। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइलुरोनिक एसिड भी पाया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड क्या है, एक प्रकार का हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जो लुब्रिकेंट का काम करता है, शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है हमारे जॉइंट्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। हाइलुरोनिक एसिड जिसे अपन क्या कहते हैं, HA भी कहते हैं, एक एसिड है जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड फाउंड इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट एक्ट एज अ बाइंडिंग, lubricating और प्रोटेक्टिव एजेंट। इट इज फाउंड इन साइनोवियल फ्लूइड एंड विट्रस एंड एक्वस ह्यूमर ऑफ द आई। इसके लेवल की बात करें तो एलिवेटेड होता है पेशेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर इसके जो लेवल है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं आपस में रगड़ते हैं, रगड़ पड़ने की वजह से वो क्या करते हैं, दर्द होता है हमारे घुटनों में। आगे बात करें, देखिए आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स के आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, टू मसल्स, टू नर्व्स, टू बोन्स या फिर टू आर्टरीज, यानी कि जॉइंट्स के हम बात करें मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेशन इज जॉइंट्स ऑफ, यदि दो मसल जॉइंट कर रहे हैं तो उसे अपन आर्टिकुलेशन कहेंगे, दो नर्व्स कर रही हैं, दो बोन्स कर रही हैं या फिर दो आर्टरीज कर रही हैं। तो राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात कर लें तो दो हड्डियां जब आपस में जुड़ती हैं उसे तो अपन क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन कहते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट और अ साइट ऑफ क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ टू और मोर बोन्स। आगे बढ़ें, द पार्ट ऑफ द बोन दैट एंटर्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी कि हड्डियों का वो भाग जो जॉइंट के अंदर जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं, बोनी साइनस कहते हैं, कॉन्डाइल कहते हैं या फिर फेसेट कहते हैं। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि जॉइंट का रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर होना क्या कहलाता है, आर्थ्रोडेसिस कहलाता है, आर्थ्रोटोमी कहलाता है, आर्थ्रोप्लास्टी कहलाता है या फिर एम्पुटेशन कहलाता है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोप्लास्टी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ें, देखिए सर्जरी टू रीशेप, रिकंस्ट्रक्ट और रिप्लेस अ डिजीज और डैमेज जॉइंट कॉल्ड आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोडेसिस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू बोन्स, आर्थ्रोटोमी का मतलब होता है कटिंग इनटू अ जॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट इन अ ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट जो जॉइंट्स है वो कौन सा होता है, सेक्रोलिएक जॉइंट्स होता है, सेक्रोकोकाइगल जॉइंट्स होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है या फिर साइनोवियल जॉइंट्स होता है। तो साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ पाया जाता है, हिप के अंदर पाया जाता है, जो लार्जेस्ट भी होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स भी होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मसल्स और लिगामेंट्स जो हैं सराउंड होते हैं लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी बॉडी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रॉन्ग वेट वियरिंग साइनोवियल जॉइंट्स with irregular elevations and depressions that produce interlocking of the bones is called vestibular tail, symphysis pubis, sacroiliac joints या फिर sacrococcygeal joints। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्प्रेन में बी डिफाइंड बाई, यानी कि स्प्रेन को कैसे अपन डिफाइन करेंगे, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ अ मसल्स, इट्स फेशियल टीथ और अ टेंडन, इंजरी टू जॉइंट, इंजरी टू बोन, इंजरी टू लिगामेंटस स्ट्रक्चर सराउंडिंग जॉइंट्स। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लिगामेंट है जो जॉइंट्स के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं उनके अंदर कोई इंजरी हो जाती है, उनके अंदर स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्प्रेन भी कहते हैं। देखिए, इंजरी टू लिगामेंटस स्ट्रक्चर सराउंडिंग आर जॉइंट्स कॉज बाई रेचिंग और ट्विस्टिंग मोशन कॉल्ड स्प्रेन। आगे बात करें, एन एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स फेशिया और टेंडन कॉल्ड स्ट्रेन। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, विच शॉर्ट टर्म में यूज फॉर फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इसको अपन कैसे शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं, राइस, रोज, प्राइस या फिर पुश। सही उत्तर की बात करें तो राइस इसे कहा जाता है। राइस जो है ये क्या है, एक्रोनिम है फॉर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। इट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेस या फिर इंजरी, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स जॉइंट्स इंजरीज के लिए। आगे बढ़े, एंकल स्प्रेन का मतलब होता है कि इन्वॉल्व है इसमें इंजरी किससे, लेटरल लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स के लिए, एंटीरियर टेलोफिब्रिलर लिगामेंट्स के लिए, कैल्सिनोफिब्रिलर लिगामेंट्स के लिए या फिर टेलोफिब्रिलर लिगामेंट के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें, देखिए वेरियस टाइप ऑफ एंकल स्प्रेन अमंग दी इंटरवेंशन, लेटरल एंकल स्प्रेन इज मोस्ट कॉमन टाइप, जिसमें बात करें तो विच अकर व्हेन द फुट इज इन्वर्टेड टू मच, यदि कि पैर यदि मुड़ जाता है तो ये हमें देखने को मिलता है। एंटीरियर टेलोफिब्रिलर लिगामेंट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व लिगामेंट्स, 70 से 85% केसों में हमें देखने को मिलता है इस प्रकार के स्प्रेन में। आगे बढ़ें, देखिए गोनियोमीटर इज यूज टू असेस, यानी गोनियोमीटर को किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज किया जाता है, ऑडिटरी, ऑक्यूटरी
या फिर बात करें मसल स्ट्रेंथ के लिए, या फिर रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट के लिए, या फिर विजुअल एक्टिविटी के लिए, तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक जो जॉइंट है वो कितना रेंज ऑफ मोशन कर पा रहा है, उसकी रेंज कितनी है मोशन करने की, उसे अपन किस चीज़ से मेजर करते हैं, गोइनोमीटर से मेजर करते हैं। देखिए गोइनोमीटर है जो कि एपेरेटस से यूज़ किया जाता है जॉइंट्स के मूवमेंट्स और एंगल को मेजर करने के लिए। चलिए अगले जो हमारे टॉपिक हैं वो कौन से हैं, अर्थराइटिस है, ये एक डिजीज़ है जिसकी अपन बात करेंगे, जॉइंट से रिलेटेड डिजीज़ होती है, इसके क्वेश्चन सब हमारे सामने आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पेन, रेडनेस, बार्म्थ एंड स्वेलिंग ऑफ अ नी जॉइंट्स इज अ पेशेंट इंडिकेट, यानी कि एक पेशेंट है जिसके अंदर जो उसके घुटने का जो जॉइंट है उसके अंदर पेन हो रहा है, लाल पड़ रहा है, गर्म भी है और थोड़ी सी सूजन भी आ रही है, तो किस चीज़ का इंडिकेशन है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुई है, थ्रोम्बोसिस हुआ है, या फिर डीजनरेशन हुआ है। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सूजन आई है जिसे अपन क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। देखिए एक्यूट इन्फ्लामेशन के कैरेक्टराइज की बात करें तो 5 कार्डियल और क्लासिकल साइंस हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लिनिकल हॉलमार्क्स ऑफ इन्फ्लामेशन कहते हैं, जिसमें आती है रेडनेस आती है जिसे रूबर कहते हैं, वार्मथ आती है जिसे कैलर कहते हैं, स्वेलिंग होती है जिसे ट्यूमर कहते हैं, पेन होता है जिसे डॉलर कहते हैं, और लॉस ऑफ फंक्शन होता है जिसे अपन फंक्शुअलेसिया कहते हैं। आगे बढ़े देखिए, 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन आर, यानी कि कार्डिनल साइंस कौन से हैं इन्फ्लामेशन के, देखिए पेन है, हीट है, रेडनेस है, स्वेलिंग है। हीट है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, डिस्कम्फर्ट है। पेन है, कोल्डनेस है, रेडनेस है और पुश फॉर्मेशन है। पेन है, पेलनेस है, कोल्ड है और स्वेलिंग है। यदि हम सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ओल्ड वुमेन कंप्लेन ऑफ अ पेन, एक बूढ़ी महिला है जो कि पेन की कंप्लेन करती है। नर्स नोटिस करती है कि उसकी नी के अंदर हमें रेडनेस देखने को मिल रही है, टच करने पर थोड़ा गर्म फील हो रहा है और स्वेलिंग भी दिख रहा है। दिस द इंटरवेंशन ऑफ दी साइंस सिम्टम्स लाइक रिलेटेड, यानी कि ये जो साइंस और सिम्टम्स में देख रहे हैं इसके आधार पर हमें क्या रिलेट करेंगे, क्या इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोम्बो फेलिवाइटिस हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, या फिर डीजेनरेटिव डिजीज हुई है। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ये सारे साइन और सिम्टम्स किसके हैं, इन्फ्लामेशन के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि इनमें से कौन सा इन्फ्लामेशन का साइन नहीं है, पेलोर है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, या फिर हीट है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीजेज, यानी कि यदि हमारे जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है तो ये किस डिजीज के अंदर होता है, आर्थराइटिस के अंदर, गाउट के अंदर, एमआई के अंदर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, गाउट के अंदर यानी कि गठिया का जो रोग होता है उसमें क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का जमाव बढ़ जाता है। आगे देखिए, गाउट जिसे अपन क्या कहते हैं, गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं, ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज अल्टर्ड हो जाता है और लेवल ऑफ यूरिक एसिड क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट होता है। गाउट के प्रकार की बात करें तो गाउट जो है वो अर्थराइटिस का प्रकार ही है एक प्रकार से, जो कॉज होता है बाई इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड मार्क्ड बाई द डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, यानी कि यूरिक एसिड के जमाव की वजह से होता है। और इसके यदि हम डिपोजिशन की बात करें तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जो है जॉइंट्स के अंदर जमा हो जाते हैं, अदर टिश्यू के अंदर जमा हो जाते हैं, जो कि पेन को कॉज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। देखिए, इन गाउट देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स विच आर मेड, अभी हमने देखा था किसके क्रिस्टल बनते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। आगे देखिए, गाउट क्या है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, वेस्कुलर डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या फिर रीनल डिसऑर्डर है। तो कौन सा डिसऑर्डर है, गाउट जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म है, उसका बाई प्रोडक्ट बनता है क्या, यूरिक एसिड, जो कि जम जाता है जॉइंट्स के अंदर, जो कि पेन कॉज करता है। आगे बढ़े, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इज फाउंटेन, कहाँ पे पाए जाते हैं, विल्सन की डिजीज के अंदर, रोमेटिक फीवर के अंदर, पार्किंसन के अंदर, या गाउट के अंदर। तो गठिया रोग के अंदर यूरिक एसिड के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। एक पेशेंट है गाउट का, कौन से प्रकार की डाइट उसे फॉलो करनी चाहिए, पोटेशियम मोडिफाइड डाइट, रीनल डाइट, हाई कैल्शियम डाइट, या फिर लो प्यूरिन डाइट। तो लो प्यूरिन डाइट उसे क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर प्यूरिन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, देखिए, एडवाइज द पेशेंट टू टेक लो प्यूरिन डाइट, प्यूरिन रिच डाइट की बात करें तो देखिए ऑर्गन मीट होता है, सार्डन फिश होती है, वाइन्स होती है, चीज़ होती है, इन सबको कम करना चाहिए। एलोप्यूरिनॉल ड्रग इज अ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इनकी एलोप्यूरिनॉल जो ड्रग होती है उसको किसके ट्रीटमेंट में, कौन से डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज़ करना किया जाता है, गाउटी अर्थराइटिस में, फ्रैक्चर में, स्पॉन्डाइलाइटिस में, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एलोप्यूरिनॉल जो कॉज करता है वो रिडक्शन इन बोथ सीरम एंड यूरिन लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड। सो एलोप्यूरिनॉल जो है यूज़ किया जाता है गाउटी अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। तो एक प्रकार का अर्थराइटिस है, डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल जॉइंट्स और अदर सॉफ्ट टिश्यू बॉडी के अंदर हमारे जम जाते हैं। इसके बाद बात करें रीनल कैलकुलाई कॉज बाय यूरिक एसिड के द्वारा रीनल कैलकुलाई होता है, उसके उस डिजीज़ को क्योर करने में भी इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, विच इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज अफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट्स ऑफ बोन, यानी कि कौन सी इनमें से क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, जो कि अफेक्ट करती है पेराफेनल साइनोवियल जॉइंट्स को, हड्डियों के। रूमेटॉइड है, पॉलीआर्थराइटिस है, ऑरियोआर्थराइटिस है, या फिर
एंकिलोजिंग है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे रोमेटॉइड है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड सिवियरली इन्वॉल्व जॉइंट्स इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर कौन से जॉइंट्स जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं? तो नी के हो जाते हैं, एल्बो के हो जाते हैं, इंटरफेरेंजियल हो जाते हैं या फिर सैक्रोइलिक हो जाते हैं। तो हमें पता है इंटरफेरेंजियल जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सब इसके अंदर यूज होते हैं। इनिशियली यदि हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली और सेवरली इन्वॉल्व जॉइंट्स की बात करें रोमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर, तो वो कौन से होते हैं? स्मॉल पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं जिसमें इंटर पेरिफेंजियल जॉइंट्स आते हैं, जो कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आगे बात करें, एक पेशेंट है जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस का है, मे रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा। कैसे हम उसका फॉलोइंग निम्न से कौन सा असेसमेंट डेटा उसका है? देखिए, हेवर्डन नोड्स है, मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट्स है, एसिमेट्रिक जॉइंट स्वेलिंग है और स्वान नेक डिफॉर्मिटीज है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात कर लें यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल डी फॉर्म इसका, या डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वान नेक डिफॉर्मिटी का मतलब है इज अ फिंगर डिफॉर्मिटी मार्क्ड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स ऑफन सीन इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस। चलिए अगला देखें, इन केस ऑफ पेशेंट विद रोमेटॉइड अर्थराइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट टू बी रिव्यूड, यानी कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के केस में हम बात करें तो कौन से लेबोरेटरी टेस्ट हैं जो हमें देखने के लिए मिलेंगे? पैनक्रियाटिक लाइपेज होगा, बेंस जोन्स प्रोटीन होगी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होगी या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा। सही उत्तर की बात करें तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। देखिए, लैब फाइंडिंग्स की बात करें जहाँ पे हम रोमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, शो करती है इंक्रीज लेवल ऑफ ECR, ESR, WBC, सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे CRP कहते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ रोमेटॉइड फैक्टर जैसे अपन RF कहते हैं, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जिसे अपन ANA कहते हैं सीरम के अंदर। इनमें से यदि कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है तो अपन उसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस कह सकते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस रोमेटॉइड जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? एक प्रकार की एंटीबॉडी है जो अगेंस्ट बनती है किसके? एफसी पोर्शन ऑफ IG। ठीक है, आगे बात करें, रोमेटॉइड फैक्टर और IgG जॉइन टू फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स दैट कंट्रीब्यूट टू डिजीज प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे जो रोमेटॉइड फैक्टर है और साथ में इसकी क्या जुड़ जाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन G जुड़ जाती है और दोनों मिलकर क्या बना देती है? इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देती है जो इस डिजीज को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। रोमेटॉइड जो फैक्टर है ये प्रेजेंट होता है रफली 80% ऑफ पेशेंट्स के अंदर, जो इनके अंदर रोमेटॉइड अर्थराइटिस हमें देखने को मिलेगा। अगली होती है कौन सी? देखिए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज जिसे ANA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये क्या है? एक प्रकार का ग्रुप है जो ऑटो एंटीबॉडीज का है जो रिएक्ट करता है अगेंस्ट नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ सेल न्यूक्लियस के। टेस्ट फॉर ANAs आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज इंक्लूडिंग SLE, प्रोग्रेसिव सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस, सोजोग्रेन सिंड्रोम, स्क्लेरोडेमा एंड रोमेटॉइड अर्थराइटिस। आगे बात करें, देखिए पैनक्रियाटिक लाइपेज की बात करें तो इंक्रीज होता है किसमें? पैनक्रियाटाइटिस में। वेंस जोन्स प्रोटीन जो मल्टीपल माइलोमा में इंक्रीज होती है, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करें तो ये लीवर डिजीज के अंदर इंक्रीज होते हैं। इनका रोमेटॉइड अर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, इन रोमेटॉइड अर्थराइटिस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज द वेलनेस विच आर सिग्निफिकेंट आर, कौन से होते हैं? CBC एलिवेशन होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करके पता लगाएंगे। ECR और सी रिएक्टिव प्रोटीन है जैसे CRP एलिवेशन कहते हैं, RFT एलिवेशन है, LFT एलिवेशन है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इनका एलिवेशन होता है, देखने के लिए हमें मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि कौन सा इनमें से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए? ओवरवेट है, जेनेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है, इंक्रीजिंग एज है या फिर प्रीवियस जॉइंट डैमेज है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यदि ओवरवेट है जिसे डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसे अपन डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी कहते हैं, एक प्रकार की आर्थराइटिस का ही प्रकार है जो कॉज होता है प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। Among these, overweight is only a modifiable factor that can be modified. Other are non-modifiable that cannot be changed. यानी कि यदि हम overweight है, ये modifiable करेक्टर होता है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, वेट को कम करके इस चीज़ से अपन बच सकते हैं। आगे बढ़े, देखिए, द क्लाइंट इज अ डायग्नोस्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस विच साइन सिम्टम्स वुड द नर्स एक्सेप्ट द क्लाइंट इज एग्जिबिट? सीवर बोन डिफॉर्मिटी, बाटलिंग गेट, स्वान नेक फिंगर्स या फिर जॉइंट स्टिफनेस। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो जॉइंट स्टिफनेस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ सिम्टम्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के यदि हम साइन ऑफ सिम्टम्स की बात कर लें तो जॉइंट्स पेन होगा, दैट डिक्रीज विद रेस्ट एंड इंक्रीज विद एक्टिविटी, यानी कि यदि अपन रेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और यदि हम एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात करें तो प्रेजेंस ऑफ हेवनडेंस नोट्स और बाउल चार्ज नोट्स, क्रिपिटस डिफिकल्टी इन गेटिंग अप अराउंड अप आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, जॉइंट स्टिफनेस आ जाती है। इसके अलावा बात करें तो कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इरिवर्सिबल चेंजेस इन द डिस्टल जॉइंट्स ऑफ फिंगर कॉज्ड बाय ऑर्थराइटिस आर नोन एज, यानी कि जो हमारी फिंगर्स के डिस्टल जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर इरिवर्सिबल चेंज हमें देखने को मिलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के द्वारा। इसे अपन किस नाम से जानते हैं? हाइबर्डन नोट्स के नाम से जानते हैं,
बाउंचार्ड्स नोड्स के नाम से जानते हैं, लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं, या फिर सुप्राक्लेविकुलर नोड्स के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो इसे अपन क्या कहते हैं, हेवर्डन नोड्स भी कहते हैं। हेवर्डन नोड्स का मतलब क्या होता है, हार्ड नोड्यूल्स है और इनलार्जमेंट ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जोन्स ऑफ द फिंगर्स विच इज सीन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होगा कि हमारे जो फिंगर्स हैं, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं फिंगर्स के, वहाँ पे क्या होगा, नोड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे या फिर कुछ इनलार्जमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विद ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेप्ट। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सारे फैक्ट्स हैं वो सही हैं, केवल एक को छोड़ के। देखिए, क्रीपिटियस, पेन ऑन मूविंग द जॉइंट्स, टॉफी, या फिर सब क्यूटीनियस नोड्यूल्स। तो यहाँ पे यदि हम सही उत्तर की बात करें तो टॉफी जो है वो इसके अंदर नहीं होता, बाकी के सारे जो हैं वो सारे फैक्ट्स कौन से हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड हैं। देखिए, टॉफी का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टलाइन टिश्यू नियर अ जॉइंट इन द ईयर एल्सवेयर एंड इंडिविजुअल विद गाउटी आर्थराइटिस नॉट इनटू ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी कि जो टॉफी होता है इसका मतलब होता है सोडियम यूरेट के क्रिस्टल हैं वो जॉइंट्स के आसपास जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये गाउटी आर्थराइटिस का साइन और सिम्टम्स हैं, ना कि किसके, ऑस्टियोआर्थराइटिस के। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगले कुछ अदर मिसएलिनियस इशू की बात कर लेते हैं जो कि जॉइंट से रिलेटेड होते हैं। चलिए, पहला आता है हमारे सामने, विच जॉइंट्स मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड इन अ पेशेंट विद पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर। यानी कि शोल्डर के अंदर एक डिजीज हुई है, कौन सी, पेरिकैप्सुलाइटिस के पेशेंट है, उसके लिए कौन सा मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, एडक्शन है, एबडक्शन है, फ्लक्सेशन है, या फिर एक्सटेंशन है। सही उत्तर की बात करें तो एबडक्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिकैप्सुलाइटिस का मतलब होता है जिसे अपन एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, ये शोल्डर के अंदर होता है, जिसे अपन फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। ये एक कंडीशन है जो कॉज करती है शोल्डर पेन विद रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, मेनली अबडक्शन की बात करें, इवन थ्रू दिस नो ओबेसियस इंट्रिंसिक शोल्डर डिजीज। अगला देखिए, पेंडुलम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब फॉर अ फ्रोजन शोल्डर आर। यानी कि फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन सी एक एक्सरसाइज है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है, कौन सी, पेंडुलम एक्सरसाइज। कौन सी है, एक्टिव एक्सरसाइजेस हैं, असिस्टेड एक्सरसाइजेस हैं, पैसिव एक्सरसाइज होती हैं, या फिर एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पेंडुलम एक्सरसाइज है जिसे अपन कोडमैन एक्सरसाइज भी कहते हैं, एक प्रकार की पैसिव होती हैं, जेंटल और सर्कुलर एक्सरसाइज होती हैं ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज फॉलोइंग इमोलाइजेशन। इट इज यूज्ड टू रीएस्टेब्लिश शोल्डर जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन फंक्शन फॉलोइंग ट्रॉमा एंड फ्रोजन शोल्डर। अगला क्वेश्चन देखिए, in case of a patient with paraplegia, in order to prevent contracture of joints of lower extremities, which of the following is not relevant। देखिए, hourly change of position, using supporting device to maintain alignment, provide instruction for active exercise, perform passive range of motion exercise several times daily। यदि हम इसके सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिव एक्सरसाइज जो है इस केस के अंदर कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 157 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अ क्लाइंट हैज अ टोटल हिप ऑर्थ्रोप्लास्टी आफ्टर सर्जरी, द नर्स शुड, नर्स को क्या करना चाहिए, ऑर्थ्रोप्लास्टी का एक पेशेंट आया है, टोटल हिप की उसकी ऑर्थ्रोप्लास्टी हुई है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, एलिवेट क्लाइंट्स अफेक्टेड लिम्ब ऑन अ प्लो, प्लेस ट्रोकेंटर रोल अलोंग एंटायर एक्सट्रीमिटीज, कीप एन abduction flow between the legs at all time, long roll the client when turning। ठीक है, सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट हु हैड अ टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसे टी के आर भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, विच डेटा वुड द नर्स ऑब्जर्व टू डिटरमाइन इफ नर्सिंग इंटरवेंशन आर इफेक्टिव। देखिए, द क्लाइंट्स लंग्स हैव बायलेटरल क्रैकल्स, द क्लाइंट्स नी हैज फ्लक्चुएशन ऑफ 45 डिग्रीज, the client participation in self care activities, the client has reduced pain using a single approach। सही ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 159 क्वेश्चंस, अ क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू अ नर्सिंग यूनिट आफ्टर एबव नी एम्पुटेशंस ऑफ राइट लेग, अ नर्स प्लेसेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन। कौन सी ऐसी मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन होगी ऐसी क्लाइंट के लिए, सुपाइन विद द स्टम्प फ्लैट ऑफ द बेड, सुपाइन विद द स्टम्प एलिवेटेड, रिवर्स ट्रेडनबर्ग पोजीशन, या फिर प्रोन। सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर अ बिलो नी एम्पुटेशन, विच ऑफ दीज असेसमेंट शुड द नर्स कंसिडर अ प्रायोरिटी। यानी कि कौन सा असेसमेंट है जो नर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना होगा, सैक्रल ओडीमा, मोबिलिटी, स्टम्प ट्रेसिंग्स, या फिर ब्लड शुगर लेवल।
सही उत्तर की बात करें तो स्टम्प ड्रेसिंग्स जो है वो प्रायोरिटी पर नर्स को रखना होगा। यदि बात करें इन द इमीडिएट प्रोस्पेक्टिव पीरियड आफ्टर एम्पुटेशन विटल साइंस आर असेस्ड, द ड्रेसिंग इज ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स, ड्रेन पिटेसियन स्टैक्ट एंड अमाउंट करेक्टर ऑफ ड्रेनेज आर डॉक्यूमेंटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंजेस दैट अकर इन द मस्को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ड्यू टू इमोबिलिटी इज, यानी कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है उसके अंदर क्या हो गई है, इमोबिलिटी आ गई है। तो कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, मसल इंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है मास के अंदर चेंज हो जाएगा, चेंज इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, अल्टरनेशन इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, नन ऑफ द अबव। इसके यदि हम सही उत्तर की बात करें, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट है इसका, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी इज सीन होगा कहाँ पे, मस्कुलर सिस्टम के अंदर विद द लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड डिक्रीज बोन मास और वीकनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैजार्ड ऑफ इमोबिलिटी, लॉस ऑफ बोन कैल्शियम, इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी, वीनस वेसो कॉन्ट्रैक्शन या फिर अ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। सही उत्तर की बात करें तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन एंड टेंडरनेस इन अ रीजन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस इज इंडिकेटिव, यानी कि पेन है, टेंडरनेस है, कहाँ पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस के रीजन के अंदर। तो ये क्या इंडिकेट करता है, पेल्विक फ्रैक्चर को, स्पाइनल फ्रैक्चर को, फीमर फ्रैक्चर को या फिर रिब फ्रैक्चर को। तो सही उत्तर की बात करें तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लॉकिंग ऑफ नी एज ए सिम्टम्स का मतलब क्या है, यानी कि नी के अंदर लॉकिंग हो गई है तो इसकी इस सिम्टम्स का मतलब क्या है, सडन इनएबिलिटी टू एक्सटेंड, यानी कि जो लेग है हमारा वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, सडन इनएबिलिटी टू फ्लेक्स, यानी कि हमारा जो लेग है वो फ्लेक्सेशन नहीं कर पा रहा है, स्टिफनेस ऑफ नी जो है वो जकड़ गया है, फ्रीजिंग हो गया है, स्क्रू को मूवमेंट। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें इसके, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नी जो है लॉक हो गया, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर स्टिफनेस आ गई है। इसका मतलब है व्हेन द लेग गेट स्टक इन वन पोजीशन, एक पोजीशन के अंदर वो स्टक हो गया है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू बेंड, फ्लेक्स भी नहीं हो पा रहा है, उसे एक्सटेंड भी नहीं कर पाया। ये स्टिफनेस ऑफ नी के अंदर हमें देखने को मिलता है। द ह्यूमन इरेक्ट पोस्चर रिक्वायर, यानी कि ह्यूमन के इरेक्ट पोस्चर के लिए क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है, पोस्टीरियर मसल पावर, इंटीग्रिटी ऑफ पोस्टुरल रिफ्लेक्स आर्क्स, मूवमेंट ऑफ पोस्टुरल जॉइंट्स या फिर इंटीग्रिटी ऑफ सेवरल कॉर्टेक्स। ठीक है, सही उत्तर की बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 166 नंबर क्वेश्चन, in side laying position a patient is not able to abduct his hip, the power of his abductor is ग्रेड 1, ग्रेड 2, लेस देन ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 3। सही उत्तर की बात करें तो आप ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी आराम से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, व्हेन द मिडल स्लिप ऑफ एन एक्सटेंडर टेंडन इज कट देयर इज नो डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बटन होल डिफॉर्मिटी या फिर मैलेट फिंगर डिफॉर्मिटी। सही उत्तर की बात करें तो इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, विच इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ skeletal muscles and nerve supplying them by inserting small needles electronodes into muscles। इसे अपन क्या कहते हैं, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्केलेटल मसल्स होती हैं, इनके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ साथ अपन क्या करते हैं, एक स्मॉल नीडल इलेक्ट्रोलाइड है मसल्स के अंदर डाल देते हैं, जिसमें अपन ये भी चेक करते हैं कि उसकी जो नर्व सप्लाइंग है वो कितनी हो रही है। ये क्या होता है, ईएमजी होता है या फिर ईसीजी होता है या फिर ईईजी होता है या फिर ईसीटी होता है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो क्या होता है, ईएमजी होता है। एक्सप्लेनेशन देखें, देखिए इलेक्ट्रोमायोग्राम जिसे अपन ईएमजी कहते हैं, ये क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की जो कि स्केलेटल मसल्स के अंदर हो रही है, यानी कि हमारी जो वॉलेंटरी स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को चेक करने के लिए होती है। तो इसी तरीके से हमने स्केलेटल सिस्टम को आज की वीडियो में खत्म कर लिया। आगे के वीडियोज़ में अपन और आगे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।